Where were we now? India, Russia, okay? So when I talk about India, Russia, so who, if any child is asked in India that who is the oldest friend of India? Russia. तो भारत के हर बच्चे को ये पता है क्या कि who is the closest and the oldest friend? It is Russia. So what this proves? Old friend prove what? कोई दोस्त पुराना होता है तो उसका इम्प्लीकेशन क्या है? मतलब उसने हमारा अच्छा समय और बुरा समय दोनों देखा है और वो दोस्त है उस अप्स एंड डाउन्स के बाद भी. मतलब व्हाट इट प्रूव्स? दैट पर्सन इज टाइम टेस्टेड. सो सिमिलरली इंडिया रशिया रिलेशंस वी से आर टाइम टेस्टेड इन कैरेक्टर, which means in all goods and bads we have stood together, वरना दोस्ती टूट जाती. It is India's oldest friend. And what status it enjoys? Special, strategic and privileged partnership. तो टाइम टेस्टेड का मतलब समझ आया सबको? Now, so if we look at like present status, it is special and privileged partner. So there are many things that are said about our relationship. So if I talk of the historical evolution of India-Russia relation, after this I will explain the political dynamics, okay? First, let's understand historical evolution. If we look in terms of culture, if we look in terms of writing, if we look in terms of influence, which means be it novels, be it literary writers, be it the key cultural artists of India, be it Bollywood films, ठीक है, all have mentioned. तो उस समय की जब हम मूवीज देखेंगे, ठीक है, तो ये रशियन इन्फ्लुएंस बहुत क्या रहा है? स्ट्रॉन्ग रहा है इन एवरीथिंग, राइट? विच मीन्स वेन एवर वी आर टॉकिंग इन, तो ये जो पब्लिक लाइफ में इंडिया की कल्चरल लाइफ, लिटरेरी लाइफ इज व्हाट? This is about the public life. What people, common people talk about something, right? What artists are talking, what are dancers saying, how they are getting influenced with each other. तो जो बैले डांसर है वो इंडिया के भरतनाट्यम डांसर को इंस्पायर कर रही है. महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर ये भी रशिया के बारे में लिख रहे हैं. नेहरू स्ट्रांगली इंस्पायर्ड है. बहुत अच्छे राइटर्स जो कॉमन राइटर्स हैं, जो डेली चीजों जैसे स्मॉल नॉवेल्स इंडिया में जो बच्चे पढ़ते हैं, घरों में आती है, उनमें भी किसके बारे में मेंशन है? ठीक है, रशिया के बारे में मेंशन है. सो इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन on which India Russia ties are built. How we speak of each other, how we respect each other. जैसे अब दो दोस्त होते हैं, तो दो दोस्त, अब सोचो तुम्हारे फादर की कोई बेस्ट फ्रेंड है, अब वो पहली बार तुम्हारे घर आ रहे हैं, तो तुम कहोगे हाँ अंकल मुझे पता है आपके बारे में, पापा ने ये कहा था. So what it shows, when the relationship is strong, the public discourse is very favorable. Right? So public discourse also speaks of Russia in great awe. The leaders are talking of Russia in great awe. Okay? They are being inspired. So this has historically been there. Now let's see pre-independence. So ऐसा pre-independence जैसे we look at India Japan, तो हमने क्या लिंक बनाई थी? बुद्धिज्म. तो ऐसा ये टाइप का लिंक ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है. बट प्री इंडिपेंडेंस इन्फ्लुएंस किस बात का था? आइडियोलॉजी. विच आइडियोलॉजी? सोशलिज्म, मार्क्सिज्म. अब वहां पर क्या हुआ था? रशियन रेवोल्यूशन. तो रशियन रेवोल्यूशन का जो इंस्पिरेशन है, राइट, तो रशियन रेवोल्यूशन की एक आइडिया में ये है कि ऐसे कहा जाता है दैट colonialism is like the last stage of capitalism. तो इवन रशिया वॉज एंटी कॉलोनियल. क्यों? क्योंकि कैपिटलिस्ट फोर्सेस क्या है? कैपिटलिस्ट फोर्सेस आर ड्रिवन इफेक्टिवली पॉलिटिकल, तो वो कॉलोनियलिज्म करते हैं. तो ये जो सारी कैपिटलिस्ट फोर्सेस हैं, ये जो कंपनीज हैं जो प्रॉफिट्स के लिए आ रही है, इनको वहां की कंट्री के की लीडर्स ने सपोर्ट किया और दुनिया में फैलाया, जैसे ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म वगैरह. तो ये जो रेवोल्यूशंस वगैरह थे कि इन्होंने फिर कहाँ पे आके, जैसे रशिया में आके, रशिया के लीडर्स भी क्या है? करप्ट है. तो वी हैव टू चेंज दिस होल फोर्स. हमारे नेशनल लीडर्स भी, रशिया के जो जार था उसका बहुत क्या था? अथॉरिटेटिव रूल था.
So they are also corrupt, right? According to the masses. So that's why there has to be change that has to be brought. So this idea of this socialist thought, Marxist thought, was also having which aspect? Anti-colonialism इनमें भी था. यूएस में भी एंटी कोलोनियलिज्म था, लेकिन यूएस बहुत डुअल था. व्हाई इट वाज डुअल? तो खुद के लिए तो ब्रिटिश चले जाओ, वी हैव अ इंडिपेंडेंट अमेरिका दैट हैज टू बी फ्रॉम लिबर्टी, फ्रीडम. लेकिन इंडिया में हो रहा है तो चलता है, ठीक है. लेकिन सोवियत यूनियन हैज सपोर्टेड, ओके, एंटी कोलोनियलिज्म. तो जैसे ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, एम एन रॉय, ठीक है, दे आर ऑल्सो सपोर्टिंग, दैट इज बीइंग फॉर्म्ड. तो ये जो फोर्सेस इंडिया में आई, राइट, कम्युनिस्ट फोर्सेस, इसमें इस आइडियोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था. दूसरा इंपॉर्टेंट रोल ये था कि जब रशियन रेवोल्यूशन हुआ तो 1920s में इंडिया में भी पहली बार, तो गांधी जी का मूवमेंट तो था ही, ठीक है, एनसीएम ये थिंग. तो जब एनसीएम वाज गोइंग ऑन अ वे लाइक डिक्लाइन, वी सी 1920s राइज ऑफ न्यू फोर्सेस इन इंडिया. हिस्ट्री में पढ़िए कभी ये. तो ये जो न्यू फोर्सेस है, ये किससे इंस्पायर्ड थी? ये सोशलिज्म और मार्क्सिज्म. तो राइज ऑफ सोशलिज्म. इवन भगत सिंह यूज्ड टू कॉल हिमसेल्फ, आई एम अ सोशलिस्ट. मतलब इसे रेवोल्यूशन तो मैंने उठाया है, पर ये रेवोल्यूशन सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम तक नहीं रुकना चाहिए. भगत सिंह ऑल्सो यूज्ड टू से दैट आई एम अ सोशलिस्ट. इन द फ्यूचर what has to be established in India? Equality. Why equality? Because who has spoiled that equality? British have spoiled that equality. ठीक है. तो इस 1920s में ये जो राइज ऑफ न्यू फोर्सेस है, रशियन रेवोल्यूशन से इंस्पायर होती है. अब तो इंडिया में इकोनॉमिक प्लान कैसे बनना चाहिए? तो ऐसा तो है नहीं कि इकोनॉमिक प्लानिंग केम आफ्टर और ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस. इट इज बीन अ आइडिया दैट हैज एग्जिस्टेड. तो इंडिया की प्लानिंग कैपिटलिस्ट हो या सोशलिस्ट हो, तो क्या बोला गया? वी शुड नॉट डिपेंड ऑन मार्केट, वी शुड डिपेंड ऑन द स्टेट टू डू रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस. तो क्या आया? सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग. ये जो आइडिया बाद में आता है, और इसकी नींव बहुत अर्ली रखी गई थी. 1930s में नेशनल प्लानिंग कमिटी इज ऑल्सो बीइंग फॉर्म्ड. ठीक है. तो there is this planning also that has been the developmental model also. Even Nehru is inspired by socialism as a idea, but he doesn't want socialism with झगड़ा. वो थोड़ा ब्रिटिश वर्जन ऑफ सोशलिज्म से इंस्पायर्ड है. तो बोले हम पार्लियामेंट बनाएंगे, डेमोक्रेसी बनाएंगे जैसे लिबरल कंट्रीज ने बनाई, और इकोनॉमिक में हम कैपिटलिज्म नहीं लाएंगे, इकोनॉमिक हम मिक्स करेंगे. क्या? और ज्यादा फोकस किस पे होगा? Centralized. So his version of socialism, though strongly because he was inspired by the leaders, but yes, he wanted the parliamentary road. He doesn't want revolution like that, or he doesn't want violence to be used. Got it? तो नेहरू का variety थोड़ा सा अलग था. Fine. So there has been like a national consensus in India, even prior to the independence, that India has to maintain good relations with whom? With the Soviet Union. This is understood? ठीक है? वैसे नोट्स में भी है, कोई दिक्कत नहीं. So what happens in this phase? अब effectively India is anti-colonialism, but India is also very what? Tolerant and peaceful country. तो हमने कहा चलो तुमने हमारे साथ बहुत बुरा किया, but since you have also brought change in India and we still want to maintain good ties with you in the new world. मतलब अब हम भी इंडिपेंडेंट हो गए तो हमारी नई दुनिया बन रही थी. वो लोगों ने भी हमारे साथ अत्याचार किया और चले गए, तो उनकी भी नई दुनिया बन रही थी. तो अब वापस हम उनसे बदला तो नहीं लेंगे. इंडिया इज नॉट रिवेंजफुल, इंडिया इज टॉलरेंट एंड पीसफुल. सो व्हाट इंडिया सेज, वी स्टिल वांट टू मेंटेन व्हाट? ties with you, because you have come to our country, you have ruled us for so many years, you brought some good changes also, progressive values also. So India joined Commonwealth. क्या join किया? Commonwealth was led by United Kingdom. Okay. तो मतलब we will still maintain what? Ties. तो लेकिन though we are anti-colonialism, लेकिन still maintaining good ties with the British. Then we say non-alignment. तो स्टैलिन बोलता है तुम लोग कितने दोगले हो भाई, तुम लोग को कोई शर्म लाज है कि नहीं? मतलब कोई एकदम इतना दिलदार कैसे हो सकता है, इतना बिग हार्टेडनेस किसी के पास कैसे हो सकता है? तुम्हारे साथ इन्होंने ऐसा किया और तुम अभी नॉन अलाइनमेंट. तुमको तो आंख बंद करके हमारे साथ आ जाना चाहिए था. ठीक है, यू शुड हैव come together with us as a force and we will take the revenge of what the West has done. But India was not like that. ठीक है, because we already had enough challenges for nation building.
So doing these things annoyed Stalin for some time, right? And then this non-alignment, so he says either you are with us or either you are against us. There is no third way. What does this imply? मतलब अगर तुम third way बना रहे हो, what was third way? Non-alignment in foreign policy and NAM movement of third world countries. ठीक है, तो तुम ये जो थर्ड वे बना रहे हो दुनिया में पीस बनाने का, ऐसा कुछ नहीं होता है. तुम हमारे साथ नहीं हो मतलब उसका फर्स्ट इम्प्लीकेशन क्या है कि तुम हमारे अगेंस्ट हो. So either you are with us, either against us, and there is no third way. Okay, so India's this kind of approach of maintaining historical ties with its colonial counterpart, I mean colonial past, that was one move which was not very appreciated. Okay, so इस time में they are doing criticism against India to a very large extent. But then 1953 onwards, there is a change in leadership in Russia. So then things will change, which means I will take the phase 1953 onwards. अब इस पीरियड में क्या क्या चीजें वर्क करती है. So first thing that 47 we saw the Kashmir issue, all this happening. So Soviet Union supported India stand in Kashmir. Now this stand of supporting Kashmir is only for the great friendship with India? No. So it is also against Pakistan's strategy. What was Pakistan's strategy? We were non-alignment. Pakistan became US ally, and all the US blocks that were being formed, जैसे सेंट्रल एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में, ठीक है, अब इनको यहाँ आना है तो हु इज द स्टेट जो उनको एक्सेस देगा? ठीक है, तो पाकिस्तान. तो यूएसए के साथ पाकिस्तान न्यू वी विल नॉट ग्रो. अगर नॉन अलाइनमेंट में गए तो हमारा ज्यादा फायदा नहीं है. अलायंस करो जो मेजर पार्टी है उसके साथ और मजे लो. ठीक है, सियाटो एंड सेंटो. ठीक है, बगदाद पैक्ट इज इट विल बी लाइक वेस्ट एशिया. ठीक है, सो इट विल नॉट बी डायरेक्टली एसोसिएटेड विद पाकिस्तान दैट वे. ठीक है, but Cento Seato alliances it becomes. So this shows what, that Pakistan is being used by USA and Kashmir issue is there, so that's why it will support whose stand? India's stand. So India also adopted the centralized planning after independence. Then Russia was also doing what? So Russia becomes what? Key supplier of defense plus developmental projects also they were giving aid. Dam projects, dam building, hydropower. ठीक है, तो coal, oil field, इसमें भी ये लोगों का investments हो रहे थे. So in this context also it was very important. Then we saw a strategic triangle being formed. याद करो, बताओ. Right, ठीक है, so it is Pakistan, China and US. तो 1971 इंडिया क्या करती है? ट्रीटी करती है. किसके साथ? सोवियत यूनियन के साथ. ठीक है, so then comes 1990. What is the big event? Disintegration. We have studied the disintegration. Which were the two policies? Which is openness and what is perestroika? Restructuring. Reconstruction is different from restructuring. ठीक है, so disintegration of Soviet Union. अब इसके बाद there are three kind of voices in foreign policy circle. एक बोलता है जैसे पास्ट में वी हैड गुड टाइज विद सोवियत यूनियन, रशिया के साथ वी विल कंटिन्यू. दूसरा बोलता है यूएसए के साथ क्या करो? मेक न्यू टाइज. व्हाई? फॉर बेनिफिट्स, मार्केट बेनिफिट्स, इकोनॉमिक बेनिफिट्स. एक बोलता है इंडिया शुड डू मल्टी अलाइनमेंट, जहां जहां डाइवर्सिफाई करो, करना है करो. But after this 1990s, there is a change in the thought process. Now, change in thought process, why? Because we will see this time that even in Russia, there is more to have closer relations with the West. तो अब जब वो लोग भी वेस्ट से अच्छे रिलेशंस मेंटेन कर रहे हैं तो हमें क्या दिक्कत है? हम भी करें, हमारे भी तो इंटरेस्ट है. ठीक है, सो रशिया वाज आल्सो रीअलाइनिंग इट्स इंटरेस्ट विद द वेस्ट कि अब वॉर खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, अब बर्बाद हो गए, तो अब करे क्या? अगर तुम टाइज खराब कर दोगे तो तुम्हें और भी सप्लाई चेन ये सब चीजों से भी नेगेटिविटी हो. सो वी शुड डू रीअलाइनिंग टाइज, बट नेवर देयर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक गोल वाज आउट ऑफ देयर माइंड. इट वाज टू टेक बेनिफिट्स ओनली. ठीक है,
because US will never stop NATO there in the Russian periphery. Russia will be irritated. तो दिस 1990s में ऑल्सो यूक्रेन इशू थोड़ा थोड़ा शांत होता है, फिर वापस इमर्ज होता है, फिर कुछ समिट्स होती हैं रशिया यूएस के बीच में चीजें सही करने के लिए, पर वहां पर भी कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं ऑफ नेटोज एक्सपेंशन, तो रशिया को भरोसा नहीं हो रहा है कि ये क्या करना चाहिए. सो दिस काइंड ऑफ थिंग वाज, दिस फ्लूइडिटी हैज बीन देयर बिटवीन रशिया यूएस व्हिच हैज क्रिएटेड चैलेंज. तो इंडिया को ये समझ आया कि अरे तुमको जो करना है करो, हम तुम्हारे साथ भी बढ़िया रहेंगे, whatever defense we have to servicing to chahiye, we will continue and we will maintain and build on the ties. You support our Kashmir stand in United Nations and we will also build the consensus with USA. तो इंडिया की पोजीशन चेंज हुई. तो 1990s के बाद क्या हुआ, ऐसे ड्रिफ्ट नहीं है, बट प्रायोरिटी जब एक कंट्री की बदल जाती है तो शायद उसमें हम कहते हैं ना तुम मुझे भूल गए, तो इंसान भूला नहीं है. इंसान क्या है, इंसान अपने आप को रियलाइन कर रहा है, ठीक है. सो इट्स दैट. रिलेशनशिप्स में भी सेम हो, तुम मुझे भूल गए क्योंकि तुम्हें आईएएस बनना था, but it's not that way. Fine. So this change happens after 90. We continued the ties. Russia was restructuring its place in the global world, in the new world, and India was also, so paths, the vision that was there, मतलब कोई common enemy नहीं था which was binding us. जो रिलेशनशिप प्रायर टू कोल्ड वॉर थी वो क्यों इतनी स्ट्रांग थी, क्योंकि कॉमन एनिमीज थे, राइट. पर जब लैक ऑफ कॉमन एनिमी हो जाएगा तो थोड़ा सा अपना अपना देखो टाइप हो जाता है, ठीक है. हाँ, 21st सेंचुरी ऑल्सो हाई लेवल विजिट्स, ऑल दिस इज हैपनिंग and we are focusing on national development, global, we are doing US element, they are focusing on their national development, their economic things. But ऐसे 7, 8, 9 के बाद रशिया विल स्टार्ट टू री इमर्ज अगेन, ठीक है. तो जब री इमर्ज करेगा तो चुल तो होगी ना, फिर चीजें बदलने लगी वापस, ठीक है. तो ये 1990 के बाद थोड़ा सा क्या आया, चेंज ऑफ प्रायोरिटीज. फाइन, गॉट इट. बट इंडिया रशिया टाइज रिमेन स्टेडी. ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सम ग्लोबल रिलेशंस, सम ट्रायंगल्स, कि ये कैसे ऑपरेट करते हैं. एक बार ये पॉलिटिकली समझ आ जाएगा तो कभी भी देखो एग्जाम में इन्हीं ट्रायंगल्स पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे. क्यों, आपका सिलेबस क्या कहता है, पॉलिसीज ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज एंड इम्पैक्ट ऑन इंडिया. तो यूपीएससी ने सवाल पूछा है, जैसे यूएस, चाइना और रशिया के एक ट्रायंगल पे एक सवाल पूछ लिया है कि यूएसए को जो थ्रेट सोवियत यूनियन से था उससे बुरा थ्रेट चाइना से, तो ये ट्रायंगल पूछ लिया गया है. इंडिया और यूएस, इंडिया और चाइना रिलेशनशिप में यूएस डायमेंशन कैसे वर्क है ये, ठीक है. सो इन दिस कंटेक्स्ट वील अंडरस्टैंड दीज ट्रायंगल्स कि इनका रिलेशनशिप कैसा है. चारों पावर्स का मेजर ट्रायंगल्स हम बता देंगे तो आपको ही क्लियर हो जाएगा. ओके, अब इसको लिखेंगे सब जने. फाइन. Disintegration of Soviet Union and impact and other things I have put in the notes. Okay, just go through it. Let's understand the triangles. So first triangle is RIC. Okay, what is the triangle? Russia, India, China. So this RIC is the heart of what? BRICS. And earlier, before Indo-Pacific region, this conflicts between India and China become too prominent. This triangle, like prior to 14 we can say, yeah, 16 we can say, this was like rise of rest, and we can say it was all were in a mutually positive relationship. मतलब इंडिया रशिया का बढ़िया है, ठीक ठाक इंडिया चाइना का भी है, कोई मेजर वॉर तो नहीं हो रहा, ठीक है, छोटी छोटी एस्केलेशंस है बट इतना बड़ा क्राइसिस नहीं है, ठीक है. सो ऑल वर इन व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप, म्यूचुअली पॉजिटिव रिलेशनशिप. मतलब सब एक दूसरे की तरफ क्या कर रहे हैं, अच्छा पर्सपेक्टिव रख रहे हैं. सो लेट्स नॉट यूज दैट टर्म इन क्लास, बट इट्स लाइक कॉल्ड इन फ्रेंच, वी कांट यूज दैट टर्म थ्रीसम, ओके, in our notes, in our studies, but it is viewed in French, it is being translated, and English sounds very bad, that's why they use the term ménage à trois, मतलब three together, ठीक है. पर एग्जाम में वो लिख के मत आना, you can use this term, otherwise problematic. okay, ये तीनों मिलके क्या कर रहे हैं, ये राइज ऑफ रेस्ट को प्रमोट कर रहे हैं. दे आर द न्यूक्लियस ऑफ ब्रिक्स. बट अब इस ट्राइंगल में दिक्कत क्यों आई है, बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन इंडिया एंड China. Russia's conflict with US. So Russia and China have come together with what perspective? And India is coming closer with US. So this problem has been there. This is the politics of this triangle. Got it? Everybody clear? Can I go to the next one? Okay. That is between USA, India and China. See how I've written this. So how is this triangle? So effectively, अगर इस triangle को देखा जाए तो यूएसए एंड इंडिया आर एंजॉइंग व्हाट, स्टेबल मैरिज. शादी है, ठीक है, दोनों की. देखो एक होता है कि रोमांटिक ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है, जैसे एक ही पार्टनर को
दो जन चेज कर रहे हैं। अरे ये पॉलिटिकल साइंस में भी यूज करते हैं, तुम शर्माओ मत, ठीक है। सो एक ट्राइंगल वो होता है, राइट। बट जैसे रशिया, यूएस और इंडिया के लिए वो है, क्यों? क्योंकि इंडिया इज बीइंग क्लोज टू हुम, इवन टू रशिया, इवन टू यूएस, इट इज रोमांटिक। बट व्हेन आई से दैट दिस इज लाइक अ स्टेबल मैरिज, मतलब ये जो बाहरी है ये दोनों में डिस्टर्बेंस ला रहा है, इन दोनों को एक दूसरे से कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दिस इज एन एक्सक्लूडर। सो यूएस इंडिया चाइना, ऐसे लिखो, यूएस इंडिया चाइना रिलेशनशिप, देयर इज अ स्टेबल मैरिज बिटवीन इंडिया एंड यूएसए एंड चाइना इज अ थर्ड पार्टी। और जहां ये तीनों का जोन जैसे लैंड का ज्यादा है, क्योंकि ऐसे रशिया इतना पैसिफिक में नहीं, इस तरीके से इंडिया और पैसिफिक शेयर नहीं करते ना, रशिया और इंडिया। रशिया चाइना शेयर कॉमन ज्योग्राफिकल, इंडिया और रशिया नहीं करते। तो इनका लैंड कनेक्टिविटी का एरिया ज्यादा लुक फोर्थ किया जाता है। इनका सी का है, वाई सी, कॉन्टेस्ट का है इंडो पैसिफिक। ये सिर्फ पॉलिटिक्स है इसकी, इतना कंसेप्ट समझ गए, मतलब क्वेश्चन कभी भी आएगा तो उस फ्रेमवर्क में देखना, ठीक है। तो दिस इज यूएसए। हाँ, तो हम क्या डिक्टेट करे थे? इट इज लाइक अ स्टेबल मैरिज एंड हु इज द थर्ड पार्टी? चाइना इज द थर्ड पार्टी एंड द स्ट्रगल इन द थ्री कंट्रीज इज इन द इंडो पैसिफिक रीजन, ठीक है। और दुनिया का सबसे अनस्टेबल ट्राइंगल जो पढ़ा जाता है, यूएसए, चाइना, रशिया, ये ट्राइंगल स्टैटिक ट्राइंगल है ही नहीं। मतलब कभी भी इस रिलेशनशिप में, इन तीनों की रिलेशनशिप में स्टैटिक नहीं है, इट इज ऑलवेज चेंजिंग। हिस्ट्री से लेके अभी तक देख लो, तो अगर देखा जाए अर्ली हिस्ट्री में, मतलब आफ्टर इंडिया इंडिपेंडेंस, तो यूएसए और चाइना और यूएसए और रशिया को देखो, तो यूएसए एंड रशिया आर हैविंग अ कोल्ड वॉर। रशिया एंड चाइना आर हैविंग इन 1969 व्हाट दे आर हैविंग। तो पहले तो ठीक थे एक दूसरे के साथ, क्यों? क्योंकि कम्युनिस्ट वर्ल्ड है। लेकिन 1969 में इन दोनों के बीच में क्या हो गई? बॉर्डर डिस्प्यूट। तो ट्राइंगल क्या हुआ? फिर बदल गया। तो क्या बना फिर वो? तो यूएसए, चाइना, पाक एक जगह आ गए, और ऐसे इंडिया, सोवियत यूनियन। बट डायमेंशन इंडिया का नहीं है तो इसको नहीं लिखेंगे। तो दीज थ्री फैक्टर्स केम टुगेदर अगेंस्ट द रशियंस। तो दिस ट्राइंगल हैज ऑलवेज बीन चेंजिंग। देन व्हाट हैपेंड? देन दे सॉल्व देयर बॉर्डर्स, मतलब रशिया, चाइना। इसकी वजह से भी दुनिया में चेंजेस आए। सो इंडिया ऑल्सो डिड रेप्रोचमेंट अगेन 1988 व्हेन दे सॉल्व देयर बॉर्डर प्रॉब्लम। व्हाई शुड वी हैव एंगर? हम भी बढ़िया रहे दोनों के साथ, इंडिया चाइना भी बढ़िया हुआ और इंडिया रशिया भी कंटिन्यूड हुआ। अब 1990s और 21st सेंचुरी में क्या हुआ है? तो 21st सेंचुरी देयर इज, बिकॉज ऑफ नाटो एंड एक्सपेंशन, यूएसए और रशिया में क्या हुआ? बोला न्यू कोल्ड वॉर, एंड दिस न्यू कोल्ड वॉर इंटेंसिफाइड इन द रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। ऑल्सो ग्लोबल लेवल पे यूएस चाइना कॉन्फ्लिक्ट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। सो व्हेन यूएस चाइना कॉन्फ्लिक्ट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ऑब्वियस वाज रशिया चाइना कमिंग टुगेदर। तो सबसे ज्यादा नॉन स्टैटिक और चेंजिंग डायनामिक ट्राइंगल जो पढ़ा जाता है, जो पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स को रीडिफाइन करता है, वो ये ट्राइंगल है। द बिहेवियर ऑफ दीज ऑफ actors in this triangle, the behavior of actors in this triangle is not static and changes with time. But what we need to understand that this relationship is also not very strong. Okay? So changes with time, right? USA and China are going through strategic competition and rivalry. Russia and USA are witnessing conflict, मतलब a new cold war in the Russia-Ukraine conflict. थर्ड ऐसे लिखो, रशिया एंड चाइना हैव कम क्लोजर। पहले दोनों का बताओ, किसका बताएंगे? यूएसए और चाइना का। इनका दुनिया में आज क्या है? कंपटीशन है और राइवलरी, दोनों एक दूसरे के की एनिमी। जब ये हुआ धीरे धीरे, मतलब इंडो पैसिफिक में इनसिक्योरिटी होने की वजह से और नेटो एक्सपेंशन होने की वजह से किसकी कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गई दोनों साइड से? रशिया और यूक्रेन की। इसमें कौन ड्रॉ हुआ? यूएसए। के यूएसए करा रहा था पता नहीं, ठीक है। सो सेकेंड थिंग विल बिकम, रशिया और यूएसए का डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट हो गया ना, एक दूसरे के उसमें आ गए, अलायंस अलग अलग हो गए। इन द रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, यूएसए एंड रशिया आर विटनेसिंग व्हाट? न्यू कोल्ड वॉर। अब इसका इंप्लीकेशन क्या हुआ? रशिया चाइना केम टुगेदर। अब लेकिन हुआ कैसे, ये लिखेंगे। रशिया चाइना केम टुगेदर अगेंस्ट द वेस्ट इन बोथ जोन्स, इंडो पैसिफिक में भी क्योंकि क्वाड है, और लैंड में भी रशिया यूक्रेन। ओके,
यूनाइटेड नेशन में भी सेम पोजीशन, दोनों कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, कौन? रशिया चाइना। लेकिन क्या ये असली प्यार है? सो राइट, रशिया चाइना इज एन एक्सिस ऑफ कन्वीनियंस, फ्रेंडली ऑन द सरफेस एंड कोऑपरेटिव। समझ आ गया? क्लियर एवरीबॉडी? नाउ लास्ट वील स्टडी रशिया। तो यहाँ पे रिलेशनशिप कैसा है? इंडिया इज हैविंग गुड रिलेशन विद यूएस, इंडिया इज हैविंग गुड रिलेशन विद रशिया। बोथ वांट ये मेरी तरफ आ जाए या ये मेरी तरफ आ जाए। वो दीवाना मस्ताना फिल्म देखी है, अनिल कपूर और गोविंदा और जूही चावला की? अरे बोथ वांट जूही चावला, ठीक है, बोथ आर डाइंग कि हाउ शी विल गेट मैरिड टू देम। तो दोनों डूइंग बेस्ट, एंड देन टू चेज जूही चावला दे विल आल्सो फाइट कि तुम इनसे ज्यादा क्लोज चले गए, फिर ये बोलेंगे तुम इनसे इनका स्टैंड ले रहे हो रशिया यूक्रेन में, ऐसे कैसे कर रहे हो? सो बोथ आर चेजिंग whom? India, to tilt one-sided. India is very smart. So this is what kind of relationship we call it, a romantic triangle. It's a romantic triangle, right? India's ties. This is a very interesting way you can start. अगर क्वेश्चन किसी भी डायमेंशन में आए, इन ट्राइंगल्स का फॉर्मेट दिख जाए तुम्हें कि ये जो सवाल पूछ रहा है, ये पूछ रहा है रशिया इंडिया यूएस, या ये यूएस इंडिया रशिया पूछ रहा है, तो शुरुआत इस जो एस्पेक्ट हमने डिस्कस किया उससे शुरू करोगे तो आंसर मिलते जाएगा, ठीक है? हाँ, इंडिया टाइज विद बोथ यूएसए एंड रशिया इज पॉजिटिव। इंडिया क्या चाहती है? लिखो, इंडिया सीक्स टू हैव अ मल्टीपोलर वर्ल्ड एंड वांट्स टू एंगेज विद बोथ डिस्पाइट डिस्पाइट बायलैटरल डिफरेंसेस बिटवीन यूएसए एंड रशिया। गॉट इट? बस। सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग इफेक्टिवली, these different dynamics that are operating between these countries, the Chinese dimension, the Russian dimension, Ukraine conflict, Indo-Pacific, India-US close, all this is coming in the middle of whom? India-Russia ties. Why? Because their best friends are enemies of each other. ठीक है? कौन बेस्ट फ्रेंड है? तो इंडिया का बेस्ट फ्रेंड पहले कौन था, अब इंडिया का बहुत अच्छा फ्रेंड कौन है? और ये दोनों क्या है? एनिमी। तो इसके लिए इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा? देखो, पुराने दोस्त को तो पता होता है कि हम अच्छे दोस्त हैं, लेकिन हमेशा जब कोई नया दोस्त आता है तो नए वाले को इनसिक्योरिटी नहीं होती, पुराने वाले को इनसिक्योरिटी होती है, डिस्पाइट। ये नेचुरल फितरत है। सेम थिंग हैपनिंग इन द इंटरनेशनल रिलेशंस। ओके, नाउ लेट्स स्टडी व्हाट इज ऑफ मैटर। सो लेट्स लुक एट इंडिया रशिया डिफेंस रिलेशंस। So first, in terms of military cooperation, so who is the major supplier of arms even today? See now, one is by quantity and second is by value. Quality नहीं, अब quality तो है, अब quantity है, which means almost 50% supplies are still coming from whom? Russia. So when the 50% supplies are from Russia, servicing also will be needed. So this is very strong. But what is problematic to Russia is that Russia and US को अगर टेक्नोलॉजिकल टर्म्स में कंपेयर करें तो सबसे अपडेटेड टेक्नोलॉजी किसकी है? US. कटिंग एज टेक्नोलॉजी, वेरी एडवांस्ड, राइट? एंड एडवांस्ड एंड कटिंग एज, विच मीन्स इट विल बी वेरी एक्सपेंसिव ऑल्सो। तो तुम वही मिसाइल अगर रशिया से लोगे तो वो इफेक्टिवली सस्ती पड़ेगी, और वही चीज यूएसए से लोगे तो महंगी पड़ेगी। डज नॉट मीन हम यूएसए से बहुत ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, बट बाय टर्म्स वैल्यू, बिकॉज रशिया इक्विपमेंट वाइज एंड टेक्नोलॉजी वाइज इज लोअर, सो द वैल्यू ऑफ डील्स इज द प्रॉब्लम। वैल्यू ऑफ डील्स विथ whom? यूएसए। तो इंडिया यूएसए डील्स का साइज बहुत बढ़ रहा है इन टर्म्स ऑफ मनी. That is troubling. So the military cooperation is not in terms of quantity of export, which is problematic. Okay, we always have to look at in terms of the higher monetary deals that we are doing with the US. So paise wise, money wise, the deals are bigger. And भले सामान तो कमी है, लेकिन because technology advanced है, ये deals क्या है? बहुत expensive है. And that is what is troubling whom? India का क्या है effective idea पूरे military strategy में अगर हम देखें, so India की मिलिट्री स्ट्रैटेजी कैसे फॉरेन पॉलिसी से है. सो सी, व्हेन वी टॉक ऑफ मिलिट्री और डिफेंस व्हाटएवर, हाउ इट इज लिंक्ड विद फॉरेन पॉलिसी. मिलिट्री सेज दैट
we should do arms diversification and arms indigenization. कहने का मतलब एक ही कंट्री से मत खरीदो, अलग अलग टाइप की चीजें आए, और दूसरा इंडिजनाइजेशन पे ही मूव होना है. क्यों? धीरे धीरे ये डिपेंडेंस कम हो. अब हाउ दिस इज लिंक्ड विद फॉरेन पॉलिसी? तो डाइवर्सिफिकेशन करेंगे तो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी हैम्पर नहीं होगी. एक मतलब अगर हमारा शायद रशिया पे डिफेंस इंपोर्ट्स पे इतना डिपेंडेंस नहीं होता तो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में शायद इंडिया का स्टैंड कुछ और होता. ठीक है, बट सिंस देयर इज डिपेंडेंस हियर तो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी केम अंडर चैलेंज. वी जस्टिफाई सेइंग वी आर ओल्ड फ्रेंड्स बट समटाइम्स इशू इज आल्सो मॉरल. तो क्या है, whom we don't want to support we might have to support. तो what is getting impacted because of dependence? Strategic autonomy. So slowly not have this quantitative dependence on one. What you do diversification. मतलब एक से ही मत खरीदो. 70% पहले रशिया पे था, अब 50 तक आ चुके हैं. ठीक है, so what we should do, इजराइल से भी लो, इनसे भी लो, इनसे भी लो. तो डाइवर्सिफिकेशन होगा, अच्छी टेक्नोलॉजी भी आएगी. दूसरा क्या हो जाएगा, फॉरेन पॉलिसी में स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी भी मेंटेन होगी. अब तीसरा तरीका इस चीज को करने का क्या भी है कि स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी एकदम अपने हाथ में रहे, इंडिजनाइजेशन प्लान. सो व्हेन यू डू इंडिजनाइजेशन, हमारा धीरे धीरे डाइवर्सिफिकेशन भले रहे पर डिपेंडेंस कम हो गया, तो अब हम बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजंस भी ले सकते हैं. दैट्स व्हाई मिलिट्री स्ट्रैटेजी एंड फॉरेन पॉलिसी आर लिंक्ड. हाउ वी वोट, वेयर वी टिल्ट, हाउ वी टेक स्टैंड, हाउ द वर्ल्ड व्यूज अस. अगर अब यहाँ पे तुमने सोचो कोई इशू में न्यूट्रल स्टैंड ले लिया तो इंडिया का ग्लोबल स्टैंडिंग बढ़ेगा ना, कि डिस्पाइट इंडिया मतलब डिपेंडेंस, देखो इन्होंने ग्लोबल स्टैंड इशू को लेके लिया और अब क्या बोलते हैं, अरे बिक गए रशिया से. तो इतना ही सिंपल है ये चीज. ठीक है, तो दैट्स व्हाई व्हाट वी हैव टू डू, डाइवर्सिफिकेशन एंड इंडिजनाइजेशन. एंड द डील्स इज नॉट इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटेटिव जंप के वी हैव मूव्ड, इट इज इन टर्म्स ऑफ वैल्यू and high-end technology that we are dealing. So who has to be mindful? Russia also needs to be mindful. How? तो रशिया को भी अपनी टेक्नोलॉजी अपग्रेड करनी चाहिए. S-400 हमने लिया, क्यों? क्योंकि उसके जगह अगर हम यूएस का थार्ड लेते तो वो ज्यादा एक्सपेंसिव था, तो हमने उनसे वो ले लिया. तो रशिया अगर अपना अपग्रेडेशन अच्छे से कर ले और हमें थोड़े से कम दाम पे दे तो हम यूएस से नहीं लेंगे. बट फर्स्टली यू ऑल्सो, योर डिफेंस इंडस्ट्री रिवैम्प यू शुड डू इंटरनली. योर सर्विसिंग ऑल्सो हैज टू गेट बेटर. ठीक है, एंड यूएसए के साथ तो इट इज वेरी ट्रांजैक्शनल इन दिस टर्म. अब ये ट्रांजैक्शनल के साथ थोड़ा स्ट्रैटेजिक पर्पस क्यों हो गया है, क्योंकि रशिया और चाइना की क्लोजनेस ज्यादा बढ़ गई. तो यहाँ पे बिकॉज चाइना इज बिकम अ थ्रेट टू अस, तो ट्रस्ट फैक्टर कहाँ पे ज्यादा रिपोज कर पा रहे हैं, यूएस में. तो इसीलिए क्योंकि रशिया माइट गेट थिंग्स फ्रॉम चाइना, चाइना विल गेट थिंग्स फ्रॉम रशिया. तो कॉन्फ्लिक्ट के नजरिए में सब कुछ बदल चुका है. अब हमारा 50% उनके ऊपर डिपेंडेंट तो है, लेकिन हमें फ्यूचर में धीरे धीरे और भी कम करने की जरूरत लग रही है, डाइवर्सिफिकेशन से भी और इंडिजनाइजेशन से भी, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है, सो कॉन्फ्लिक्ट हुई एंड हाउ द डायनामिक हैज चेंज. तो इवन क्लोजनेस बिटवीन रशिया एंड पाकिस्तान टुडे, और अब ये तीनों और स्ट्रांग हो गए तो फिर फ्यूचर रशिया कैन बिकम अ प्रोबेबल थ्रेट, दो नॉट अ थ्रेट डायरेक्टली, बट इंटरनली तो मिलिट्री स्ट्रेटेजी हैम्पर हो सकती है ना. सो दैट्स व्हाई. ओके, so we have to look at it, these deals in this context. तो पहला ये वीजा भी समझ आया, और कॉन्फ्लिक्ट के बाद वीजा भी कैसे चेंज हो रहा है, डिफेंस इंपोर्ट्स क्लियर. सेकेंड थिंग इज न्यूक्लियर कोऑपरेशन. सो न्यूक्लियर कोऑपरेशन we are doing with which countries? Even with, we have a deal with USA and we have been having cooperation with them also for years together. But whose thing is more materialized on ground? किसने ज्यादा रिएक्टर्स बनाए हैं इंडिया में? रशिया. ठीक है, तो लेकिन इनसे क्या फायदा हुआ? ग्लोबल स्टैंडिंग. वी कुड गेट एनर्जी का बेनिफिट्स, वी आर गेटिंग टू ट्रेड विद अदर कंट्रीज, साइन डील्स विद अदर कंट्रीज, जापान के साथ भी कर लिया, ऑल अलाइंड विद हाउ द यूएस फ्रेमवर्क वाज. तो जो न्यूक्लियर आइसोलेशन ग्लोबली था, सैंक्शंस लगते थे जब हम टेस्ट कर रहे थे, तो ये सब खत्म हुआ बिकॉज ऑफ यूएसए. तो उनसे ये बेनिफिट हुआ कि ग्लोबली स्टैंडिंग, मतलब न्यूक्लियर ऑर्डर में हमारी जगह बन गई. ठीक है, अब हमें कोई इलेजिटिमेट नहीं कहता, हमको क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर वेपन. ठीक है, अब इनसे क्या फायदा है, मतलब इनसे रिएक्टर्स ज्यादा नहीं आए, डिस्पाइट डील में एक्चुअली करना तो यही था, क्योंकि इनकी जो कंपनीज है ये बैंकरप्ट हो चुकी है और इनका एनर्जी शिफ्ट हो रहा है
रिन्यूएबल एनर्जी एंड अदर थिंग्स, शेल गैस बूम, ठीक है। तो जो रिएक्टर्स ऑन ग्राउंड आ रहे हैं ये किससे आ रहे हैं? रशिया से, ठीक है। सो विद रशिया वी गेट द बेनिफिट बिकॉज they do more integration with how they are supplying nuclear power, how they are servicing the nuclear reactors. And American companies, they are giving every service different. We say menu में एक होता है कि balanced package आता है, तो पैकेज आया तो बहुत बेहतर है ना इंडिया के लिए, तो वी आर बेटर, तो रशिया ऑफर्स बेटर पैकेज एंड यूएसए दे से गिव्स आला कार्ट, मतलब चाइनीज भी मंगाना है तो मंगाओ, नॉर्थ इंडियन तो महंगा कौन सा पड़ता है, बुफे पड़ता है कि आला कार्ट, तो यूएसए गिव्स आला कार्ट अप्रोच दे से इन न्यूक्लियर कोऑपरेशन, सब कुछ सेग्रीगेटेड है और पूरा अलाइनमेंट सर्विसिंग से लेके लेटर प्रॉब्लम्स, फर्स्ट हैंड प्रॉब्लम्स, how things have to be recycled, that whole process, who does it better? The Russians. So nuclear cooperation may we have more faida from them for the reactors. Is this understood? Ab if we look at, so there are a lot of defense equipments I have put because prelim के लिए भी ये सब चीजें important है, go through them, ठीक है, सब names वगैरह आप लोग खुद पढ़ लो. I will come to the economic aspect of the relationship. So when we talk of the economic relation and the cultural connect, so now this has improved after the Russia-Ukraine conflict because we imported a lot of trade. तो in fact the 2022 का जो aim था उससे ज़्यादा trade हो गया bilaterally, ठीक है? So there is a very good volume of trade that has enhanced in India-Russia. उसके पहले low था. We were not able to even meet closer to the targets. Now we have surpassed the target also, ठीक है? So I put in the figures, go through that. So this economic relation because of oil imports and other things. Now culturally, if we compare like India US and India Russia, one dimension of the cultural relationship is people to people ties. Where is this people to people ties stronger, with Russia or with US? Yes, it is with US. So even though Russia has been respected in our culture, we have spoken of them, but there is no similarity between the peoples. Because we don't share common democracy, we don't share common language. At least in US, India, there is a common language. Russia is difficult language for India going there, settling there. That kind of exchange is not there. And huge diaspora, 3.5 million type. Where? In USA. Indian diaspora in USA, very strong community, politically, economically, socially, culturally also. So this problem is there. Okay. Plus, in terms of तो ये people to people tie strong कहाँ है? India USA में, not here. तो the influence of exercise of policies, changing government stand, तो Indian diaspora USA में pro India चीजें ज्यादा करता है, ठीक है, और यहाँ पे ये थोड़ा सा missing है. Now economically we have like relations are improving, but the geographical barrier is very problematic. अब कहोगे कि geographical barrier तो very high with USA भी, but geographical barrier because जो कनेक्टिविटी रूट है, ठीक है, दिस इज पासिंग थ्रू, एटलीस्ट विद यूएस वी कैन डू सी ट्रेड्स, और यूरोपियन जो लिंक इंडिया का बहुत स्ट्रांग है वहां से ट्रेड हो जाता है विद यूएस, बट बिकॉज जो ट्रेड रूट टू रशिया है, राइट, इट इज टेकिंग लाइक 15 टाइम्स मोर, बिकॉज हमें ये वाला रूट लेना पड़ेगा, इंडियन ओशन का रूट, सेंट्रल एशिया वाला दिक्कत है ना, तो जब तक वो INSTC डेवलपमेंट नहीं होती तो यहाँ से जाना और यहाँ से बहुत दिक्कत है. शॉर्ट रूट तो ये है, फास्ट रूट ये हो जाएगा INSTC वाला, लेकिन we take the South China Sea wala route. So that's why the geographical barrier becomes problem. With USA, it is what the Mediterranean Sea route direct to US, and there is more cooperation there. So that's why the geographical barrier hampers economic relations also between India Russia more than it does in India US. Got it? ये चीज है. So India Russia is actually only this much. They've never asked also India Russia, except vis-a-vis US deals they had asked in defense. Our next issue is informal summit. So what is an informal summit? So what is informal summit and what is a formal summit? See, a formal summit has an agenda. The notes of the meetings will be recorded. What is the eventual outcome that has to be declared? मतलब statement आएगी. But informal summit is a high level interaction where there is a ambience and atmosphere free from any target. Pressure नहीं है to achieve something. Which means bilaterally the two leaders are trying to improve their chemistry and see what मतलब peacefully किस चीजों पे वो बात कर सकते हैं
फोकस नहीं होता है, क्योंकि फोकस होगा तो मीडिया ये सब चीजें बहुत प्रेजेंट होती है और सब कुछ बहुत स्ट्रांगली रिकॉर्ड होगा. बट इन एन इनफॉर्मल समिट द हाई लेवल विजिट ईच अदर, दे आर इन एमिकेबल थिंग and they see what should can be done. So it is the personal connection of leader to leader that is established in informal summit. So implication ये है कि क्या नहीं है, एजेंडा नहीं है और आउटकम प्रेशर नहीं है, तो आराम से बात करते हैं. That is a informal summit. So we are doing informal summits with Russian part also. With American तो नहीं करने की जरूरत है, but with China also we have done. Okay. Now just one issue I will discuss. Taiwan issue. So when we say Taiwan, there are two Chinas. One is PRC, People's Republic of China, the bigger China, ठीक है? The other is ROC, Republic of China. Who is this ROC? So what is both of them delegation? They are going to United Nations. Yeah, that who is the real China? So the idea says that it is effectively one China, but who is the real China? कहने का मतलब क्या कि वन चाइना ही है, वन चाइना, लेकिन इसको इसके अंदर आना चाहिए कि इसको इसके अंदर आना चाहिए. मतलब दुनिया में चाइना को कौन रिप्रेजेंट करे, द डिफरेंस इज ऑन दैट. ये करे या ये करे. अब इफेक्टिवली तो ये कर रहे हैं क्योंकि इनका डेलीगेशन गया, मीटिंग्स की, so they got the UNSC seat, but they will counter this. They will say you got UNSC seat, okay, but we are the original claimant to China. ये बात समझ आई? I do not recall that event very clearly. Let me go and just do a research. Yeah, that has been there, but India and other countries had recognized very much early. 1950 PRC को बोल दिया था. We have recognized China. I am talking of UN. UN representation is the most legitimate recognition. So this is the idea. Now in terms of ties, so India maintains official ties? No. We have unofficial ties with them. Unofficial ties. We have a FTA with them. अब ये ताइवान इशू कितना सीरियस इशू है और ये सीरियस इशू किसके बीच में है? ये सीरियस इशू चाइना और ताइवान के बीच में तो है ही, where China does not want Taiwan to maintain that kind of independence and wants to acquire it and bring it within its ambit. ठीक है, this idea is there, but there is what, two forces that are there within Taiwan. Okay, one is KMT and other is DPP. ठीक है, तो ताइवान के अंदर क्या है, दो ग्रुप्स है, KMT and the other is DPP, Democratic Progressive Party. ठीक है, right? ये साई इंगविन जो है, शी इज फ्रॉम कोमिंतांग. ठीक है. नाउ सो व्हाट आर दे सीकिंग? दे आर प्रो यूनिफिकेशन विथ whom? China. And they are against, just note down one thing, so right, Taiwan issue. There are two forces within Taiwan. One is KMT, which is pro unification with China, and from 2012 to 2016 it was in power. लिख लो, 2012 to 2016 it was in power. Who? Kuomintang. Right? DPP, Democratic Progressive Party, is pro independence and against unification. Right? Tsai Ing-wen elected in 2016. Okay, अब ऐसे लिखो 1992 consensus. तो ये consensus किसके बीच में होता है? Right? It is between Communist Party of China and Kuomintang, KMT. What is the consensus? Right? Consensus is, KMT says, पहला लिखो, one China and different interpretations. One China and different interpretations. What are the two different interpretations? ROC versus PRC. Okay. What does PRC say? PRC says one China का मतलब है includes Taiwan. PRC, People's Republic of China. China खुद क्या कहती है? One China includes Taiwan. And PRC is the legitimate, sole legitimate representative of China. दोनों का स्टैंड समझ आया? तो पहली वाली क्या कह रही है? हाँ, वन चाइना है, लेकिन ये वन चाइना में चाइना कौन सा है पता नहीं. और चाइना खुद क्या कह रही है, जो पीआरसी है वो ये कह रही है वन चाइना का मतलब ताइवान भी इंक्लूडेड है, और वन चाइना का मतलब ये भी है कि हम ही सोल रिप्रेजेंटेटिव है, तुम नहीं. ठीक है, फाइन. नाउ राइट, मतलब ये कंसेंसस में क्या इवॉल्व हुआ? राइट, ताइवान इज बाउंड बाय वन कंट्री
2 systems, 1 country 2 systems. Okay, ऐसे लिखो, is Taiwan member of United Nations? China rejects Taiwan's participation, rejects, but Taiwan is member state in various regional organizations. It is a member state in various regional organizations. Right, 14 states maintain official diplomatic ties with Taiwan. अब ऐसे लिखो, यूएसए का स्टैंड क्या है? It does not support Taiwan's independence but cross strait dialogue. तो ताइवान मतलब और चाइना एक स्ट्रेट से सेपरेटेड है, तो दोनों ने क्या करना चाहिए? डायलॉग करके रिजोल्यूशन करना चाहिए, और चाइना को यूनिलैटरली ताइवान को अक्वायर नहीं करना चाहिए. ठीक है. नाउ राइट, कैन वॉर हैपन ओवर ताइवान? तो वॉर किसके बीच में होगा? अरे ताइवान के साथ क्यों करेंगे? ताइवान को प्रोटेक्ट करने कौन आएगा? यूएस. तो कॉन्फ्रंटेशन ओवर ताइवान विल हैपन बिटवीन, तो इट इज अ यूएसए चाइना कन्फ्रंटेशन. इट इज अ यूएस चाइना कन्फ्रंटेशन. ऐसे राइट. China has not ruled out force to achieve Taiwan's reunification, or USA hasn't ruled out defending Taiwan if China attacks. तो ताइवान को लेके दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो सकती. ठीक है.